खबरों का पंचनामा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। इंडिया इनोवेट्स 2026 से टेक्नोलॉजी युग की नई शुरुआत। 20 बागी सांसदों की बैठक से ममता बनर्जी को बड़ा झटका। कल स्पीकर से मिलेगी बागी टोली। सीआईडी की पूछताछ में फिर घिरे अभिषेक बनर्जी। जांच एजेंसी ने मांगे अहम दस्तावेज। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक में नहीं पहुंचे 6 सांसद। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद में बड़ा एक्शन। योगी सरकार ने एसआईटी जांच के दिए आदेश। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस यात्रा पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस 6 दिन की यात्रा को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीक को नई दिशा देने के लिए काफी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो संग भारत इनोवेट्स 2026 के कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसका मकसद भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को नई दिशा देना है। सर, पीएम मोदी की यात्रा कितनी खास है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी आप देखिए, कहीं भी वो जाते हैं छा जाते हैं। किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, लोग कैमरे पे आकर के क्या क्या बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और इस ईरान यूएस वॉर की वजह से परेशान है, और प्रधानमंत्री मोदी एक इस जर्नी पे निकल रहे हैं जहां मेक इन इंडिया को एक पुश, नई टेक्नोलॉजी को एक बढ़ावा और फ्रांस के साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की नींव रख करके आ रहे हैं। मैक्रो ने किस तरीके से भारत की तारीफ की, किस तरीके से सरकार की तारीफ की, और भारत ने बताया कि किस तरीके से आप डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ उनकी टेक्नोलॉजी, उनके आइडियाज के साथ मिलके भारत में जो टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ कोऑपरेशन करके आप भारत में नई दिशा में नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी चीज हो, उसको लेकर के आप एक बढ़िया और एक उज्जवल भविष्य की ओर पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। तो ये जो मिशन इन भारत इनोवेट्स, ये जो मिशन जो स्टार्ट हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है, और 2 देशों के बीच रिश्ते किस तरह के बिल्कुल डायनेमिक हो सकते हैं वो दर्शाता है। प्रधानमंत्री की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। जी, खबरों में अब बात ममता बनर्जी की बढ़ रही मुश्किलों की। टीएमसी के बागी सांसदों की आज दिल्ली में बैठक हुई। सभी बागी सांसद भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। सांसदों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस बैठक में टीएमसी के 20 बागी सांसद शामिल हुए। बागी सांसदों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कल बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेगा और खुद को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता देने की मांग करेगा, जिसके कारण ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? देखिए, ममता बनर्जी के पास करने को कुछ है ही नहीं। शी हैज लॉस्ट इट। आप अगर 2/3 की संख्या में अपने सांसदों को गंवा रहे हैं, तो फिर कोई कानून काम नहीं देगा, कोई मनु सिंघवी काम नहीं आएंगे, कोई कपिल सिब्बल काम नहीं आएंगे। संख्या 20 चाहिए, कितनी? 19 में ही काम हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा है। लेकिन काकुली दस्तीदार ने क्या कहा? आज भूपेंद्र यादव के घर में मीटिंग हुई, सयानी घोष भी वहां मौजूद थी, सारे लोग वहां थे। वहां मीटिंग में मौजूद लोगों की संख्या है 20। अब काकुली मैडम ये कह रही हैं कि 2 और आने वाले हैं, मतलब ये हो जाएगा 22। तो फिर कहीं तो कोई चांसेस ही नहीं है। कल 2 बजे का टाइम दिया गया है, जब तमाम सांसदों को परेड कराया जाएगा। दे आर गोइंग टू क्लेम कि हम ओरिजिनल टीएमसी हैं।
संख्या बल इतना ज्यादा है कि स्पीकर महोदय इनको रिकॉग्निशन दे देंगे एक अलग ग्रुप की, और ये ग्रुप जो ओरिजिनल टीएमसी कहलाएगा वो एनडीए में जाकर के शामिल हो जाएगा। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि फिर इसके बाद उनको तो दिल्ली में भी फिर कोई नहीं पूछेगा। फिर आप कितने लोगों के 4-5 सांसदों वाली एक पार्टी हो जाएंगी आप, तो उससे ज्यादा तो बहुत सारी पार्टियों को यहाँ पे सांसद है। आपका महत्व तो तभी तक था जब 28 लोकसभा में आपके सांसद थे, 13 जो है वो राज्यसभा में थे। अब जब सांसद ही नहीं होंगे तो फिर आपकी राजनीति तो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। जी, जहां एक तरफ टीएमसी टूट रही है, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी सीआईडी जांच के घेरे में हैं। फर्जी सिग्नेचर मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर आज अभिषेक बनर्जी सीआईडी ऑफिस पहुंचे। इसी केस में टीएमसी विधायक कुणाल घोष को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज भी अभिषेक बनर्जी से मांगे गए हैं ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन एक बार फिर अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सवालों में फंसते हुए और भड़कते हुए नजर आए। सर, अभिषेक बनर्जी आखिर भड़क क्यों रहे हैं? देखिए, कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी, पार्टी दिल्ली में टूट रही है, सांसद छोड़ के जा रहे हैं, और इन सांसदों का लीडर कौन है लोकसभा के अंदर? अभिषेक बनर्जी। वो कहां है? तो वो सीआईडी के सामने बैठा हुआ है। उससे क्या पूछताछ की जा रही? क्या आपने फर्जीवाड़ा किया? क्या आपने अपने विधायकों का फर्जी दस्तक करके आपने अपनी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष, चीफ विप और सारी चीजें की? तो ये दस्तखत आपने फर्जीवाड़ा क्यों किया? ये इसमें, क्योंकि वो लेटर जो है जिसमें फर्जी दस्तखत किए गए हैं उसके नीचे अभिषेक बनर्जी का ही हस्ताक्षर है। मतलब वो लेटर अभिषेक बनर्जी ने लिखा। अब वहां उनसे आज ये पूछा गया कि भाई जो आपने पूरी कार्रवाई की, भाई कोई मीटिंग होती है, कौन कौन लोग हैं, उनका सिग्नेचर होता है, रेजोल्यूशन पास होता है, वहाँ वोटिंग होती है, वो सारी चीज़ें जो आपने फैसला किया, वो फैसला किस आधार पे किया, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमें चाहिए। ये कह रहे हैं भाई हम देंगे नहीं, कानून के हिसाब से वो नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछताछ के दौरान उनको प्रेशराइज किया, भाई आप किसी तरीके से आप बताएं कि ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, कहाँ कहाँ विधायकों ने दस्तखत किए। तो कोर्ट के अंदर भी ये मसला चला था कि इनसे वो कागज लेना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से कोई भी जांच एजेंसी उनसे उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबूत आप उनसे नहीं मांग सकते। तो ये इसलिए पूछा जा रहा है कि ये देने से मना करेंगे, तो जब मना करेंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, और जब मना वो कर देंगे तब सीआईडी के पास एक वैलिड ग्राउंड बन जाएगा कि इनके घर में घुस के फिर छापेमारी की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं अभिषेक बनर्जी। इनको दिल्ली में होना चाहिए था, पार्टी बचाने के लिए लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, तो ये एक अलग मसले में कलकत्ता में फंसे हुए हैं। जी, अगली खबर में बात शिवसेना यूबीटी की। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में 6 सांसद मौजूद नहीं रहे। उद्धव ठाकरे के लिए यह एक बड़ा झटका है। कुछ समय से पार्टी के सांसदों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की अटकलें चल रही थी, और सांसदों का बैठक में शामिल ना होना पार्टी में टूट की खबरों पर मोहर लगाता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब ऑपरेशन टाइगर की गूंज साफ सुनाई दे रही है। सर, पहले टीएमसी और अब उद्धव ठाकरे, आखिर विपक्षी खेमे में क्या चल रहा है? देखिए, विपक्षी खेमे में ये लोग जो सांसद हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही भाई आ जाओ इधर, दे आर डूइंग फॉर देमसेल्व्स। भाई सयानी घोष तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, वो क्यों आ रही है? उनको मालूम है कि अब अगला चुनाव नहीं जीत सकते, हमारा पॉलिटिकल करियर यहीं पे शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी लग रहा है कि अब बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग ताने मारते हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है, जिस तरीके से प्लान करती है, जिस तरह से नेताओं के साथ खड़ी हो जाती है, और जिस हिसाब से चुनाव का पूरा कमान पार्टी अपने हाथ में लेकर के अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम करती है। भाई 200 से ज़्यादा सीटें बंगाल में जीतना ये किसी की
हैसियत की बात नहीं है। इसके पीछे रिसोर्स, कार्यकर्ता, प्लानिंग, कैंपेन, ये सारी चीजें एक साथ होती तो लोग किसके साथ जाएंगे? एक ऐसी पार्टी जो आपस में ही लड़ते रहती है, जिसका नेतृत्व भाई दो ही तो है, एक यूपी, एक एनडीए है और दूसरा इंडी गठबंधन है। अब इंडी गठबंधन वालों के अंदर ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और ना इनके पास कोई प्लान होता है, ना इनके पास मुद्दे होते हैं, तो क्या करेंगे लोग? सांसदों को तो लगेगा कि भाई अगला चुनाव अब आएगा 2029 के लिए, तो अभी सबसे सही टाइम है कि जिधर भी जाना हो, अगर उनको ये लगेगा कि नहीं उद्धव ठाकरे इतने बड़े अभी भी लीडर हैं कि उनको चुनाव जितवा सकते हैं, उनके नाम से वोट मिल सकता है, तब तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उनको ये मालूम चल रहा है कि अब तो ये गठबंधन में पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा इंडी गठबंधन में, और उद्धव ठाकरे की साख भी वैसी नहीं रही है, तो लोग जंप करेंगे ही। इट इज बट अ नेचुरल प्रोसेस। चूंकि विपक्ष दिन ब दिन ऊल जुलूल के मुद्दे उठाता है, जनता के मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री को गालियां देना इनका परम कर्तव्य बन गया है, तो लोगों को लग रहा है कि ऐसी डिस्पेंसेशन से, इस तरह के गठबंधन से हमें बाहर आ जाना चाहिए, वहां होना चाहिए जहां हम अगला चुनाव जीत सके। इसलिए ये पार्टियां टूट रही हैं। जी, खबरों के आखिरी में बात अयोध्या राम मंदिर में हुई दान चोरी की। राम मंदिर में चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर उठे विवाद के बीच योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग के बाद टीम गठित की गई। एक तरफ सरकार निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव इस मुद्दे को राजनीतिक तूल देने की कोशिश और जनता को भड़काने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सर, विपक्ष इस मुद्दे पर नैरेटिव क्यों गढ़ रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के सामने भ्रष्टाचार का कोई मसला आएगा तो उसे डील किया जाएगा। एसआईटी बना दी गई है, 15 दिन का समय दिया गया है। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव को तो राम मंदिर के ऊपर कुछ भी उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी सरकार ने, आपके पिताजी ने हिंदुओं का वहां नरसंहार करवाया था कि मंदिर नहीं होना चाहिए। आप अभी तक रामलला का दर्शन करने के लिए उस मंदिर में नहीं गए, इसलिए आपके पास कोई मॉरल राइट नहीं है। एज ए विपक्ष आप सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई चोरी हुई है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाह फैलाई जा रही है? पहली चीज ये। तो एसआईटी सबसे पहले इस चीज को स्थापित करेगी कि भाई चोरी की घटना, ये खबर आई कहां से। कहीं हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग पिछले बार चुनाव जब हुआ था, विधानसभा का ही चुनाव था, हारे थे ये लोग। यही अखिलेश यादव, यही आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी की जमीन में घोटाला हो गया, औंधे मुंह गिरे ये लोग। अब चुनाव नजदीक आया है, अब आप ये कह रहे हो कि जो हिंदू आस्था और जो हिंदू धर्मावलंबी वहां जाते हैं, जो दान पेटी में डालते हैं, उससे चोरी हो रही है। तो पहले यह तय करना होगा कि चोरी हुई या ना हुई या खबर झूठी है। दूसरी चीज, अगर चोरी हुई है तब तो बहुत सारे लोगों का जो है वो घेरे में आना लाजमी हो जाएगा। फिर तो ट्रस्ट के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, फिर तो तमाम अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, जो वहां का मैनेजमेंट कमेटी है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। और अगर ये तय होता है कि भाई चोरी हुई है तो कोई भी, जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और अगर खबर ये झूठी नजर आती है, जितना बवाल मचा है, तो उन अखबारों को भी, उन पत्रकारों को भी, उन नेताओं को भी दंडित करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। तो खबरों के पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।